अध्याय 1 धन का मार्ग। कल्पना कीजिए कि आप एक लंबी राजमार्ग पर खड़े हैं जो दूर क्षितिज की ओर अनंत तक फैली हुई है। आपके बाईं ओर धीमी गति से चलती कारों की एक कतार है, मानो वे रेंग रही हों। ये चालक प्रतीक्षा की लय में ढल चुके हैं। उनके इंजन शांत हैं, मील धीरे धीरे बीतते जा रहे हैं और समय उनके लिए बीती बात है। आपके दाईं ओर लोग दिशाहीन होकर इधर उधर भटक रहे हैं, लेन बदलते जा रहे हैं। जब भी कोई चीज उनका ध्यान खींचती है वे रुक जाते हैं, दिशा की उन्हें कोई परवाह नहीं है। और फिर बीच में एक चौड़ी और शक्तिशाली लेन दूर तक फैली हुई है, स्पष्ट और संभावनाओं से भरी हुई। लेकिन कुछ ही लोग इसमें प्रवेश करने का साहस करते हैं। यह लेखक द्वारा वर्णित धन की यात्रा है। अधिकांश लोग भटकते या रेंगते रहते हैं क्योंकि वे अपने चुने हुए मार्ग पर कभी सवाल नहीं उठाते। वे माता पिता, शिक्षा और समाज द्वारा सिखाई गई राहों का अनुसरण करते हैं। ये राहें कहती हैं कि खूब पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, बुढ़ापे तक काम करो, सोच समझकर बचत करो, सुरक्षित निवेश करो और आशा रखो कि एक दिन इसका फल मिलेगा। लेखक के अनुसार यह मार्ग एक भ्रम है। यह भविष्य की आर्थिक स्वतंत्रता का वादा करता है, जबकि वर्तमान को चुपचाप नष्ट करता रहता है। यह नियंत्रण की कीमत पर आराम और समय की कीमत पर सुरक्षा प्रदान करता है। लेखक बताते हैं कि सच्ची दौलत को सिर्फ पैसों से नहीं मापा जाता। दौलत समय है, दौलत अलार्म, घड़ी, रोजाना के सफर और इजाजत से मुक्ति है। दौलत वो क्षमता है जिससे आप एक ऐसे दिन की शुरुआत कर सकें जो पूरी तरह से आपका हो। लेकिन समाज लोगों को इस आजादी के इंतजार में अपनी जिंदगी के कई दशक कुर्बान करना सिखाता है। लेखक कहते हैं कि अगर आप पारंपरिक रास्ते पर चलेंगे तो आप जिंदा तो रह जाएंगे लेकिन जी नहीं पाएंगे। आप पैसे के साथ रिटायर तो हो सकते हैं, लेकिन आपके पास उस पैसे का आनंद लेने के लिए जवानी, ऊर्जा या आजादी नहीं होगी। लेखक बताते हैं कि सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि लोग ऐसे वादों के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं जो शायद कभी पूरे न हो। आर्थिक मंदी, ठंडनी, महंगाई, बीमारी और अप्रत्याशित चुनौतियां दशकों की धीमी प्रगति को मिटा सकती हैं। लेखक जोर देकर कहते हैं कि धनवान बनने का रास्ता धीमा नहीं है, यह रणनीतिक है। इसके लिए इरादे, जागरूकता और धन और मूल्य के बारे में एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इस शुरुआती अध्याय में लेखक श्रोता को धन के बारे में उनकी सभी मान्यताओं पर सवाल उठाने के लिए आमंत्रित करता है। यदि पारंपरिक मार्ग कारगर होता तो उसका अनुसरण करने वाला हर व्यक्ति स्वतंत्र होता। फिर भी लाखों लोग वृद्धावस्था तक पहुंचते पहुंचते वेतन, पेंशन या भाग्य पर निर्भर रहते हैं। लेखक एक सरल प्रश्न पूछता है, यदि धीमे मार्ग ने इतने सारे लोगों को निराश किया है तो इसका अनुसरण क्यों करते रहना चाहिए। फास्टलेन यात्रा की शुरुआत के लिए जागरूकता में बदलाव आवश्यक है। जिस रास्ते को आप देख नहीं सकते उससे बच नहीं सकते। लेखक चाहते हैं कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उससे अपनी नजरें हटाकर यह समझें कि आपके लिए और भी रास्ते मौजूद हैं। अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने, अपने समय को नियंत्रित करने और बुढ़ापे से पहले ही अपने जीवन को पुनः प्राप्त करने का एक तरीका है। फास्टलेन कोई जादू नहीं है, यह विकल्पों का एक अलग समूह है। यह इस धारणा को नकारता है कि धनवान बनने में पूरा जीवन लग जाता है। यह अध्याय एक संदेश के साथ समाप्त होता है। आप जो रास्ता चुनते हैं वही आपके जीवन का निर्धारण करता है। यदि आप तयशुदा राह पर चलते रहेंगे तो आपका भविष्य भी दूसरों जैसा ही होगा। लेकिन यदि आप राह बदलने का साहस करते हैं तो एक नया भविष्य खुल जाता है, एक ऐसा भविष्य जहां स्वतंत्रता भविष्य में नहीं बल्कि शीघ्र ही मिलेगी। लेखक की चुनौती स्पष्ट है, विरासत में मिले रास्ते को स्वीकार न करें। वह रास्ता चुने जो आपको उस जीवन की ओर ले जाए जो आप वास्तव में चाहते हैं। अध्याय 2 फुटपाथ। लेखक बताते हैं कि आर्थिक दृष्टि से अधिकांश लोग जिस पहले पथ पर चल पड़ते हैं वह है फुटपाथ। यह इस बात से परिभाषित नहीं होता कि कोई व्यक्ति कितना कमाता है, बल्कि इस बात से परिभाषित होता है कि वह कैसे सोचता है, प्रतिक्रिया करता है और अपने जीवन का प्रबंधन करता है। फुटपाथ एक ऐसी मानसिकता है जो पैसे को दीर्घकालिक स्थिरता के बजाय तात्कालिक सुख का साधन मानती है। फुटपाथ पर चलने वाला व्यक्ति जितनी जल्दी कमाता है उतनी ही जल्दी खर्च भी कर देता है। अक्सर उससे भी अधिक क्षणिक सुखों के पीछे भागता है जो आते ही गायब हो जाते हैं। स्वतंत्रता का आभास होने के बावजूद फुटपाथ सबसे नाजुक जीवन है जो कोई भी बना सकता है। साइडवॉकर धन का माप संपत्ति से करते हैं, नियंत्रण से नहीं। उनका मानना है कि क्षणिक खुशी वर्षों की स्थिरता से कहीं अधिक मूल्यवान है। वे दूसरों से मान्यता चाहते हैं और धन का उपयोग कुछ बनाने के बजाय कुछ साबित करने के लिए करते हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि कई साइडवॉकर उच्च आय अर्जित करते हैं फिर भी एक संकट से पतन के कगार पर होते हैं क्योंकि उनका वित्तीय जीवन अनिश्चितता पर आधारित होता है। उनके खर्च करने के निर्णय भावनात्मक होते हैं, रणनीतिक नहीं। जब कुछ टूट जाता है
जब कोई बीमार हो जाता है, जब काम धीमा हो जाता है, तो उनके पास कोई सहारा नहीं होता क्योंकि उनके धन को कभी दिशा नहीं दी गई। लेखक फुटपाथ को भ्रमों का रास्ता बताते हैं। यह मॉडर्निटी, सहजता और स्वतंत्रता का प्रतीक लगता है, लेकिन असल में यह निर्भरता का रास्ता है। फुटपाथ पर चलने वाला व्यक्ति नौकरी, तनख्वाह, किस्मत के भरोसे या किसी और की उदारता पर निर्भर रहता है। उसका भविष्य उसके हाथ में नहीं होता। एक भी फैसला, एक भी आपात स्थिति, एक भी गलती सब कुछ तबाह कर सकती है। वे जीवन में प्रतिक्रिया करते हुए आगे बढ़ते हैं, सृजन नहीं करते। वे इरादे के बजाय भावनाओं के आधार पर जीते हैं। लेखक समझाते हैं कि फुटपाथ पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा गरीब नहीं होता। फुटपाथ संख्याओं के बारे में नहीं है, यह आदतों, मूल्यों और विश्वासों के बारे में है। एक व्यक्ति कम कमाकर भी सादगी से जीवन यापन कर सकता है, फिर भी जिम्मेदारी से सोच सकता है। वहीं दूसरा व्यक्ति लाखों कमाकर भी कर्ज में डूबा रह सकता है और उसके जीवन में कोई स्थिरता नहीं होती। फुटपाथ दिशा और नियंत्रण के अभाव के बारे में है। यह वह राह है जहां भविष्य की अनदेखी की जाती है, जहां क्षणिक सुखों के लिए समय का सौदा किया जाता है और जहां धन कभी भी इतना स्थायी नहीं होता कि उसका कोई महत्व हो। लेखक फुटपाथ को शर्मिंदा नहीं करता, बल्कि वह इसे इस तरह उजागर करता है कि श्रोता समझ सके कि यह कहां ले जाता है। फुटपाथ का अंत स्वतंत्रता में नहीं, बल्कि निर्भरता में होता है। इसका अंत भय, पश्चाताप और खोए हुए विकल्पों में होता है। इसका अंत ऐसे जीवन में होता है जहां वर्तमान का आनंद भविष्य की कीमत पर लिया जाता है। लेखक समझाता है कि फुटपाथ से बाहर निकलने के लिए आपको पहले यह स्वीकार करना होगा कि जीवित रहना ही काफी नहीं है। आपको एक पल से कहीं अधिक कुछ बनाने का निर्णय लेना होगा। आपको एक ऐसा भविष्य गढ़ना होगा जहां आपकी पसंद, न कि आपकी मजबूरियां, आपका भाग्य तय करें। अध्याय 3, धीमी गति। लेखक अब दूसरे मार्ग यानी धीमी गति वाले मार्ग पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पहली नजर में धीमी गति वाला मार्ग समझदारी भरा लगता है। यह अनुशासित, सुनियोजित और समाज द्वारा प्रशंसित है। यह आय का 10% बचाने, सेवानिवृत्ति खातों में अधिकतम राशि जमा करने, सूचकांक निधियों में निवेश करने और चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा आपके प्रयासों को धन में परिवर्तित होने तक दशकों तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने की शिक्षा देता है। इसे जिम्मेदार, बुद्धिमान और सुरक्षित बताया जाता है। लेकिन लेखक का तर्क है कि धीमी गति वाला मार्ग असल में जाल का ही एक अधिक शालीन रूप है। धीमी गति से धन कमाने के लिए समय सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यह आपके जीवन के सबसे अच्छे 40 या 50 साल आपसे छीन लेता है, जवानी और ऊर्जा को भविष्य के सुख सुविधाओं के लिए दांव पर लगा देता है। यह आपसे आज को ऐसे कल के लिए कुर्बान करने को कहता है जो शायद कभी आए ही न। लेखक इस खामी को उजागर करते हैं। जीवन स्वयं ही अप्रत्याशित है। स्वास्थ्य बदल सकता है, परिवार की जरूरतें बदल सकती हैं, रोजगार के अवसर ठप हो सकते हैं, आर्थिक संकट रातों रात आधी जिंदगी की बचत को खत्म कर सकते हैं। धीमी गति से धन कमाने का तरीका इतना धीमा है कि वह सुरक्षित नहीं रह पाता। लेखक बताते हैं कि धीमी गति का यह मार्ग आपकी स्वतंत्रता को उन शक्तियों से बांध देता है जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता। आपका नियोक्ता आपका भविष्य तय करता है, शेयर बाजार आपकी तरक्की निर्धारित करता है, कर कानून आपकी प्रगति को नियंत्रित करते हैं, मुद्रास्फीति आपकी क्रय शक्ति को छीन लेती है। इस बीच कई साल बीत जाते हैं। धीमी गति का यह मार्ग मानता है कि दशकों तक सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहेगा, लेकिन जीवन शायद ही कभी इतना सरल होता है। लेखक एक और समस्या को उजागर करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बहुत धीमी गति से बढ़ता है। जब तक कि आपके पास पर्याप्त पूंजी न हो, मामूली आय का 10% बचाना इतनी जल्दी धन संपत्ति उत्पन्न नहीं करेगा कि आपका जीवन बदल जाए। आप शायद किसी दिन आराम से सेवानिवृत्त हो जाएं, लेकिन तब तक जवानी बीत चुकी होगी। अधूरे सपने शायद पूरे न हो पाएं। 10 लोलिन आज की जीवंतता को कल की उम्मीदों से बदल देता है। अपनी सीमाओं के बावजूद लेखक स्वीकार करते हैं कि धीमी गति से चलना तेज गति से चलने से बेहतर है। यह अनुशासन, संयम और जिम्मेदारी सिखाता है, लेकिन फिर भी इसमें समय की बलि देनी पड़ती है, जो सभी संसाधनों में सबसे मूल्यवान है। लेखक श्रोता से एक मूलभूत सत्य को समझने का आग्रह करते हैं। धन प्राप्त करने में पूरा जीवन नहीं लगना चाहिए। यदि किसी योजना के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु दशकों तक आज्ञापालन की आवश्यकता होती है, तो वह त्वरित मार्ग नहीं है, बल्कि वह एक धीमी गति से समर्पण है। लेखक का कहना है कि धीमी गति की राह से बाहर निकलने के लिए आपको धनवान बनने के लिए समय पर निर्भर रहना बंद करना होगा। आपको यह मानना बंद करना होगा कि भविष्य आपको बचा लेगा। आपको परिस्थितियों पर नियंत्रण रखना होगा और कुछ ऐसा बनाना होगा जो आपके समय से स्वतंत्र रूप से विकसित हो सके। आपको प्रतीक्षा के मार्ग से सृजन के मार्ग पर चलना होगा। यह अध्याय एक महत्वपूर्ण बदलाव के साथ समाप्त होता है। धीमी गति गलत नहीं है, लेकिन यह अपूर्ण है।
यह जीवन नहीं बल्कि केवल जीवित रहने का साधन प्रदान करती है। वास्तविक स्वतंत्रता के लिए श्रोता को एक अलग मार्ग, तेज गति का अनुसरण करना होगा। और यह मार्ग तब शुरू होता है जब आप आशा के लिए वर्षों का आदान प्रदान करना बंद कर देते हैं और ऐसी प्रणालियां बनाना शुरू करते हैं जो समय को आपको वापस लौटा दें। अध्याय 4। फास्ट लेन जागरण। कल्पना कीजिए कि आप जीवन भर एक लंबी सड़क पर चलते रहे हैं। चारों ओर भीड़ ही भीड़ है जो एक ही दिशा में आगे बढ़ रही है। हर कोई आपसे कहता है कि यही एकमात्र रास्ता है, सुरक्षित रास्ता है, आजमाया हुआ रास्ता है। लेकिन एक दिन आप सड़क के किनारे हटते हैं और पेड़ों के पीछे एक और रास्ता देखते हैं। जिस भीड़ भरी गली से आप आए थे उससे बिल्कुल अलग यह नया रास्ता खुला, चौड़ा और अवसरों से भरा है। यह अलग, अपरिचित और थोड़ा डरावना भी लगता है। लेकिन आपके भीतर कुछ ऐसा है जो जानता है कि यह आपको किसी असाधारण जगह ले जाएगा। यही क्षण फास्ट लेन जागृति की शुरुआत है। लेखक बताते हैं कि फास्ट लेन सिर्फ एक वित्तीय रणनीति नहीं है, यह चेतना में एक बदलाव है। यह वह क्षण है जब आपको एहसास होता है कि धन धीरे धीरे नहीं बढ़ता, यह जीवन के अंत में ही नहीं आता। यह भाग्य, धीमी वृद्धि या दशकों की बचत पर निर्भर नहीं करता। इसके बजाय जब आप बड़े पैमाने पर मूल्य सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो धन तेजी से बनाया जा सकता है। फास्ट लेन सिखाता है कि धन कई लोगों की समस्याओं को हल करने का एक उप उत्पाद है। यदि आप हजारों, दसियों हजारों या लाखों लोगों को प्रभावित करते हैं तो आपका धन आपके द्वारा सृजित मूल्य के अनुपात में बढ़ता है। लेखक इस पुरानी धारणा को ध्वस्त करते हैं कि केवल समय ही धन का सृजन करता है। फास्ट लेन में प्रणालियां धन का सृजन करती हैं। प्रक्रियाएं, उत्पाद, प्लेटफॉर्म, सामग्री और सेवाएं धन का सृजन करती हैं। आपका योगदान मायने रखता है, लेकिन यह सीधे आपके काम के घंटों से जुड़ा नहीं है। आप समय के बदले धन कमाने के बजाय समाधान के बदले धन कमाने लगते हैं। जब आप किसी जरूरत को इस तरह से पूरा करते हैं कि वह एक साथ कई लोगों तक पहुंच सके तो आय आपके दैनिक श्रम से अलग हो जाती है। लेखक बताते हैं कि फास्ट लेन के लिए स्वामित्व आवश्यक है। आप किराए की जमीन पर धन नहीं बना सकते। आप किसी नियोक्ता, बॉस, कंपनी या बाजार के रुझान पर निर्भर नहीं रह सकते। आपको अपने मूल्य के स्रोत पर नियंत्रण रखना होगा। चाहे आप कोई ब्रांड, व्यवसाय, सिस्टम या उत्पाद बनाएं, मूल सिद्धांत वही रहता है। नियंत्रण ही स्वतंत्रता है। नियंत्रण के बिना आप असुरक्षित हैं। नियंत्रण से आपको दिशा, प्रभाव और गति मिलती है। फास्ट लेन की सोच इंतजार करने की मानसिकता को नकारती है। यह इस धारणा को खारिज करती है कि जीने से पहले आपको पूरी जिंदगी काम करना होगा। यह आपको बताती है कि वर्तमान क्षण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि भविष्य। श्रोता को समाज द्वारा पैसे के बारे में सिखाई गई हर बात पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आजादी में देरी क्यों करें? दशकों का त्याग क्यों करें? धनवान बनने के लिए उम्र को जरूरी क्यों माने? फास्ट लेन इन पुरानी सोच को चुनौती देती है और उनकी जगह सृजन, गति और प्रभाव पर केंद्रित दर्शन को प्रस्तुत करती है। लेखक स्पष्ट करते हैं कि फास्ट लेन आसान नहीं है। इसमें जिम्मेदारी की आवश्यकता होती है। इसमें नए कौशल सीखना, जोखिम उठाना, स्वतंत्र रूप से सोचना और अनिश्चितता का सामना करना शामिल है। लेकिन इसका प्रतिफल अपार है। समय की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता और जीवनयापन से परे जीने की क्षमता। फास्ट लेन कोई शॉर्टकट नहीं है, यह सही रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जो तक प्रयास और सुनियोजित योजना पर आधारित है। यह अध्याय एक गहन एहसास के साथ समाप्त होता है। फास्ट लेन उन सभी के लिए उपलब्ध है जो इसके सिद्धांतों को अपनाने के लिए तैयार हैं। यह उम्र, पृष्ठभूमि, शिक्षा या परिस्थितियों के आधार पर भेदभाव नहीं करता। जो इसे प्राप्त करते हैं और जो इसे कभी नहीं देख पाते, उनके बीच अंतर जागरूकता का है। एक बार जब आप इस विचार को समझ लेते हैं कि धन का सृजन किया जा सकता है, प्रतीक्षा नहीं की जा सकती, तो आप एक ऐसी यात्रा शुरू करते हैं जिसमें आपके पूरे जीवन को बदलने की शक्ति है। अध्याय 5, धन का गणित। लेखक इस अध्याय की शुरुआत एक स्पष्ट और प्रभावशाली सत्य से करते हैं। धन कोई रहस्य नहीं है, यह गणितीय, पूर्वानुमानित और तार्किक है। लोग अक्सर मानते हैं कि धन केवल अनुशासन, भाग्य या बुद्धि से ही प्राप्त होता है। लेकिन लेखक बताते हैं कि धन का निर्माण एक सरल समीकरण से होता है। शुद्ध लाभ को परिसंपत्ति मूल्य से गुणा करना। यह सूत्र बताता है कि धन कैसे बनता है और अधिकांश लोग इसे क्यों प्राप्त नहीं कर पाते। लेखक समीकरण के पहले भाग यानी शुद्ध लाभ का विस्तृत विश्लेषण करते हैं। यह वह राशि है जो आपके व्यवसाय को खर्चों के बाद प्राप्त होती है। यह आपका वेतन नहीं है, यह शेयर बाजार से होने वाला लाभ भी नहीं है। यह मूल्य प्रदान करने का परिणाम है जिसे बढ़ाया जा सकता है। जब आप कोई ऐसी चीज बनाते हैं जिसकी लोगों को आवश्यकता होती है और जिसके लिए वे भुगतान करने को तैयार होते हैं, तो आपका शुद्ध लाभ बढ़ता है।
लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि केवल पैसे बचाने पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं है। यदि आपकी आय सीमित है तो आप केवल बचत करके धनवान नहीं बन सकते। एक समय ऐसा आता है जब मितव्ययिता अपर्याप्त हो जाती है। आपको अंश को बढ़ाना होगा, हर को कम नहीं करना। धन के समीकरण का दूसरा भाग परिसंपत्ति मूल्य है। आपका व्यवसाय, उत्पाद या प्रणाली एक ऐसी परिसंपत्ति बन जाती है जिसका मूल्य सफलता के साथ बढ़ता जाता है। लेखक बताते हैं कि वास्तविक समस्याओं का समाधान करने वाले व्यवसाय मूल्य अर्जित करते हैं क्योंकि उन्हें बेचा जा सकता है, विस्तारित किया जा सकता है या स्वचालित किया जा सकता है। जब आप एक ऐसी परिसंपत्ति बनाते हैं जो आपकी निरंतर भागीदारी के बिना आय उत्पन्न करती है, तो आप वास्तविक धन की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर देते हैं। आपकी आय के लिए आपका समय अप्रासंगिक हो जाता है क्योंकि आपकी परिसंपत्ति आपके काम करने या न करने की परवाह किए बिना काम करती रहती है। लेखक धीमी गति वाली गणितीय पद्धति की खामी को उजागर करते हैं। धीमी गति वाली पद्धति चक्रवृद्धि ब्याज पर निर्भर करती है, जो तब तक बहुत धीमी गति से बढ़ती है जब तक आपके पास पहले से ही बड़ी रकम न हो। केवल चक्रवृद्धि ब्याज पर निर्भर रहना दशकों तक एक भारी पत्थर को पहाड़ पर धकेलने जैसा है, यह उम्मीद करते हुए कि एक दिन गति अपने आप काम करने लगेगी। लेकिन तेज गति वाली पद्धति में विकास समय से नहीं बल्कि विस्तार, नवाचार और बाजार तक पहुंच से आता है। लेखक समझाते हैं कि धन के गणित में नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। यदि आप अपनी आय के स्रोत को नियंत्रित नहीं करते तो आप अपने वित्तीय भविष्य को भी नियंत्रित नहीं कर सकते। चाहे नौकरी कितनी भी अच्छी तनख्वाह वाली हो, छिन सकती है। बाजार में किया गया निवेश धराशायी हो सकता है। लेकिन जब आप अपनी खुद की व्यवस्था बनाते हैं तो आप अपने धन के इंजन के मालिक बन जाते हैं। आप तय करते हैं कि यह कितनी तेजी से बढ़ेगा, आप तय करते हैं कि यह कहां तक फैलेगा, आप तय करते हैं कि यह क्या मूल्य प्रदान करेगा। स्वामित्व के साथ आप एक निष्क्रिय भागीदार होने से हटकर अपने भविष्य के एक सक्रिय निर्माता बन जाते हैं। लेखक के अनुसार धन केवल मूल्य का प्रतिबिंब है। यदि आप एक व्यक्ति की सेवा करते हैं तो आपका धन कम होता है। यदि आप हजारों लोगों की सेवा करते हैं तो आपका धन बढ़ता है। यदि आप लाखों लोगों की सेवा करते हैं तो आपका धन कई गुना बढ़ जाता है। गणित सीधा साधा है। जितने अधिक लोगों को अधिक मूल्यवान सेवा प्रदान करेंगे, धन अपने आप बढ़ता जाएगा। यह कोई जादू नहीं है, यह कारण और परिणाम का सिद्धांत है। लेखक अध्याय का समापन श्रोता को धन के समीकरण में अपनी भूमिका पर पुनर्विचार करने की चुनौती देकर करते हैं। दूसरों की प्रणालियों के उपभोक्ता बनने के बजाय प्रणालियों के निर्माता बने। धीमी वृद्धि पर निर्भर रहने के बजाय तीव्र वृद्धि को अपनाएं। धन की प्रतीक्षा करने के बजाय धन का निर्माण करें। सही सूत्र, सही मानसिकता और सही नियंत्रण के साथ धन एक दूर का सपना नहीं बल्कि एक प्राप्त करने योग्य वास्तविकता बन जाता है। अध्याय 6 फास्टलेन के नियम। लेखक बताते हैं कि हर व्यवसाय फास्टलेन व्यवसाय नहीं बन सकता। हर विचार, जुनून या साइड प्रोजेक्ट में वास्तविक धन सृजित करने के लिए आवश्यक संरचना नहीं होती। फास्टलेन उद्यम को कुछ मूलभूत सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। वे नियम जो यह निर्धारित करते हैं कि कोई व्यवसाय वास्तव में बढ़ सकता है, टिकाऊ हो सकता है और आपके जीवन को स्वतंत्रता प्रदान कर सकता है। इनके बिना सबसे रोमांचक विचार भी दबाव में विफल हो जाते हैं या इतनी धीमी गति से बढ़ते हैं कि उनका कोई महत्व नहीं रह जाता। लेखक नियंत्रण के सिद्धांत से शुरुआत करते हैं। यदि आप अपने व्यवसाय को नियंत्रित नहीं करते तो आप अपने भाग्य को भी नियंत्रित नहीं कर सकते। किसी और के प्लेटफॉर्म, नियमों या एल्गोरिदम पर बना व्यवसाय रातों रात नष्ट हो सकता है। जब आप किराए की जमीन पर निर्माण करते हैं तो शक्ति मकान मालिक के हाथ में होती है। तेज रफ्तार वाली प्रतिस्पर्धा में सफल होने के लिए आपको अपने उत्पाद वितरण, मूल्य निर्धारण और ग्राहक संबंधों से संबंधित निर्णय लेने की शक्ति अपने हाथ में रखनी होगी। नियंत्रण के बिना आप हमेशा बाहरी शक्तियों के भरोसे रहेंगे। अगला सिद्धांत है प्रवेश का। अगर कोई भी व्यक्ति कम मेहनत या कौशल से वही काम कर सकता है जो आप कर रहे हैं, तो प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ जाती है, बाजार में भीड़ बढ़ जाती है, मुनाफा कम हो जाता है। एक सफल व्यवसाय के लिए प्रवेश में कठिनाई जरूरी है, असंभव नहीं बल्कि चुनौती। दूसरों के लिए आपकी नकल करना जितना मुश्किल होगा, आपकी स्थिति उतनी ही मजबूत होगी। कौशल, नवाचार, रचनात्मकता और समस्या समाधान क्षमता प्रतिस्पर्धा के खिलाफ आपकी ढाल बन जाते हैं। फिर लेखक आवश्यकता के सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं। एक सफल व्यवसाय को किसी वास्तविक समस्या का समाधान करना चाहिए या किसी वास्तविक आवश्यकता को पूरा करना चाहिए। मनोरंजन ध्यान आकर्षित कर सकता है, लेकिन आवश्यकताएं धन को आकर्षित करती हैं। लोग स्वेच्छा से उन समाधानों के लिए भुगतान करते हैं जो उनके जीवन को आसान, स्वस्थ, सुरक्षित या अधिक कुशल बनाते हैं। जब आपका व्यवसाय दूसरों के लिए आवश्यक हो जाता है
तो आपके द्वारा प्रदान किए गए मूल्य का स्वाभाविक परिणाम धन के रूप में मिलता है। समय का नियम श्रोता को याद दिलाता है कि तेज गति से चलने वाले व्यवसाय में आपकी आय आपके दैनिक कार्य समय से अलग होनी चाहिए। यदि आपका व्यवसाय आपके काम बंद करने पर रुक जाता है, तो आप तेज गति से चलने वाले व्यवसाय में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपने एक और नौकरी पैदा कर ली है। सिस्टम स्वचालन, प्रौद्योगिकी और टीम निर्माण आपके व्यवसाय को तब भी चलने और बढ़ने में सक्षम बनाते हैं जब आप सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहे होते हैं। अंत में स्केल का सिद्धांत तीव्र विकास के मूल मंत्र को उजागर करता है। एक सफल व्यवसाय में अनेक लोगों तक पहुंचने की क्षमता होनी चाहिए, चाहे डिजिटल वितरण, फ्रेंचाइजिंग, विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो। आपका उत्पाद या सेवा भौगोलिक सीमाओं को पार करने में सक्षम होनी चाहिए। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि स्केल केवल संख्या का नहीं, बल्कि प्रभाव का भी है। यदि आप किसी एक व्यक्ति की समस्या का समाधान करते हैं, तो आप बदलाव लाते हैं। यदि आप लाखों लोगों की समस्या का समाधान करते हैं, तो आप धन सृजित करते हैं। यह अध्याय एक महत्वपूर्ण मोड़ प्रस्तुत करता है। यह कल्पना को रणनीति से, सपनों को क्रियान्वयन से अलग करता है। श्रोता समझ जाता है कि फास्ट लेन केवल कुछ आजमाने वालों के लिए नहीं है। यह उन लोगों के लिए है जो कुछ ऐसा बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो उपयोगी हो, विकसित हो और टिकाऊ हो। जब ये सिद्धांत एक साथ आते हैं, तो धन एक सुव्यवस्थित प्रणाली का निश्चित परिणाम बन जाता है। अध्याय 7 आवश्यकताएं बनाम इच्छाएं। कल्पना कीजिए कि आप शोर, रंगों और निरंतर हलचल से भरे एक बाजार में खड़े हैं। जिधर भी नजर डालें, कोई न कोई कुछ न कुछ बेच रहा है। चमकदार प्रदर्शन, बड़े बड़े वादे, आकर्षक पैकेजिंग, सबका ध्यान खींचने की होड़ लगी है। लेकिन इस शोर के पीछे कुछ गहरा चल रहा है। लोग सबसे शोर मचाने वाले विक्रेता की ओर आकर्षित नहीं होते, वे समस्या का समाधान करने वाले की ओर आकर्षित होते हैं। वे राहत, स्पष्टता, सहजता, आराम, गति और समाधान चाहते हैं। लेखक समझाते हैं कि पैसा उन लोगों के पास आता है जो जरूरतों को पूरा करते हैं, न कि उन लोगों के पास जो अपनी इच्छाओं का पीछा करते हैं। लेखक उद्यमिता के सबसे प्रचलित मिथकों में से एक को ध्वस्त करते हैं। अपने जुनून का अनुसरण करो और पैसा तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। उनका तर्क है कि जुनून कोई व्यावसायिक मॉडल नहीं है, मूल्य ही व्यावसायिक मॉडल है। यदि आपका जुनून किसी समस्या का समाधान नहीं करता या किसी की मदद नहीं करता, तो वह शौक बनकर रह जाता है, न कि सफलता का स्रोत। जरूरतें बाजारों को गति देती हैं। जरूरतें लोगों को भुगतान करने के लिए प्रेरित करती हैं। जरूरतें वफादारी, विश्वास और सतत मांग का निर्माण करती हैं। लेखक स्पष्ट करते हैं कि इच्छाएं अल्पकालिक रोमांच तो पैदा कर सकती हैं, लेकिन उनसे दीर्घकालिक धन का निर्माण शायद ही कभी होता है। इच्छा एक आवेग है, आवश्यकता एक अनिवार्यता है। लोगों को मनोरंजन की इच्छा हो सकती है, लेकिन उन्हें स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है। उन्हें परिवहन की आवश्यकता होती है। उन्हें सुरक्षा, संचार, संगठन, शिक्षा, स्पष्टता और सुविधा की आवश्यकता होती है। जब आप किसी आवश्यकता को पूरा करते हैं, तो आप मानव व्यवहार की मूल संरचना में प्रवेश करते हैं। लोग अपनी आवश्यकताओं को नहीं छोड़ते। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि जरूरतों को पहचानने के लिए अवलोकन, सहानुभूति और जागरूकता आवश्यक है। आपको वह देखना होगा जो दूसरे नजरअंदाज कर देते हैं। आपको निराशाओं, शिकायतों, अक्षमताओं और कमियों को सुनना होगा। हर कष्ट एक अवसर है जो असुविधा के रूप में छिपा हुआ है। हर अक्षमता नवाचार का मार्ग है। जिस क्षण कोई कहता है, काश कोई बेहतर तरीका होता, उसी क्षण एक व्यवसाय का जन्म चुपचाप हो रहा होता है। आवश्यकता आधारित व्यवसाय सहजता से बढ़ते हैं क्योंकि वे वास्तविक मांग पर आधारित होते हैं। लेखक बताते हैं कि जब आपका समाधान आवश्यक हो जाता है, तो लोग इसे खरीदने से पहले दो बार नहीं सोचते। वे इसे अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं, न कि एक वैकल्पिक खर्च। आवश्यकताएं एक स्थिर आधार बनाती हैं क्योंकि वे रुझानों के समाप्त होने पर भी गायब नहीं होती। वे तब तक बढ़ती रहती हैं जब तक मनुष्य बना रहता है। लेखक श्रोता से दुनिया को अलग नजरिए से देखने का आग्रह करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। यह पूछना बंद करें कि आप क्या बेचना चाहते हैं। यह पूछें कि लोगों को क्या चाहिए। उत्पादों की तलाश करना बंद करें, समस्याओं की तलाश करें, खुशी के पीछे भागना बंद करें, उपयोगिता की तलाश करें। जब आप अपनी रचनात्मकता को दूसरों की मदद करने में लगाते हैं, तो आपके द्वारा दिए गए मूल्य के साथ धन स्वाभाविक रूप से जुड़ जाता है। अध्याय 8 पैमाना और परिमाण। कल्पना कीजिए कि आप एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं जहां से आपको नीचे का पूरा नजारा दिखाई देता है। ऊपर से नजारा बदल जाता है। जमीन से जो विशाल दिखता था, वह अचानक छोटा लगने लगता है। सड़कें आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा दूर तक फैली हुई लगती हैं। जो इमारतें कभी बहुत बड़ी लगती थीं, वे अब छोटी छोटी ईंटों जैसी नजर आती हैं।
लेखक श्रोता को यही नजरिया बदलने का अनुभव कराना चाहता है। ज्यादातर लोग व्यापार को जमीनी स्तर से देखते हैं, छोटी सोच रखते हैं, छोटी योजनाएं बनाते हैं और छोटे पैमाने पर काम करते हैं। लेकिन फास्ट लेन के लिए एक ऊंचा दृष्टिकोण जरूरी है, एक ऐसा नजरिया जो पैमाने और विशालता से परिभाषित हो। लेखक बताते हैं कि विस्तार ही धन का सबसे बड़ा कारक है। जब आपका उत्पाद, सेवा या विचार आपके समय की अधिक मांग किए बिना अनेक लोगों तक पहुंच सकता है, तो आप तीव्र वृद्धि के द्वार खोल देते हैं। एक छोटे से व्यवसाय जो केवल एक मोहल्ले तक सीमित है, फास्ट लेन जैसी समृद्धि नहीं ला सकता, क्योंकि उसका प्रभाव सीमित होता है। एक विस्तारित व्यवसाय शहरों, देशों और महाद्वीपों तक पहुंचता है। यह आपकी भौतिक उपस्थिति से परे बढ़ता है। इसकी पहुंच बढ़ती है जबकि आपका कार्यभार स्थिर रहता है या कम भी हो जाता है। परिमाण ही पैमाने की शक्ति है। यह दर्शाता है कि आपका उत्पाद लोगों के जीवन पर कितना प्रभाव डालता है। एक ऐसा समाधान जो किसी का 1 मिनट बचाता है, उसका भी मूल्य है। लेकिन एक ऐसा समाधान जो किसी के घंटों बचाता है, तनाव कम करता है, स्वास्थ्य की रक्षा करता है या जीवन को सरल बनाता है, उसका परिमाण कहीं अधिक होता है। लेखक का कहना है कि परिमाण आपके प्रभाव को बढ़ाता है। जब आप जो मूल्य प्रदान करते हैं वह गहरा होता है, तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होते हैं। आपकी प्रतिष्ठा फैलती है, आपका ब्रांड मजबूत होता है, आपका प्रभाव बिना किसी प्रयास के बढ़ता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि बड़े पैमाने पर काम करना और व्यापकता हासिल करना केवल तकनीकी दिग्गजों या वैश्विक निगमों तक ही सीमित नहीं है। सही प्रणालियों का उपयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति इसे बड़े पैमाने पर कर सकता है। सामग्री को बढ़ाया जा सकता है, सॉफ्टवेयर को बढ़ाया जा सकता है, विनिर्माण को बढ़ाया जा सकता है, प्लेटफॉर्म को बढ़ाया जा सकता है, यहाँ तक कि शिक्षा को भी सही माध्यम से पहुंचाने पर बढ़ाया जा सकता है। जैसे ही आपका समाधान आपकी व्यक्तिगत भागीदारी के बिना दोहराने योग्य, साझा करने योग्य या वितरित करने योग्य बन जाता है, आप बड़े पैमाने पर काम करने की क्षमता के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि बड़े पैमाने पर काम करने के लिए सिस्टम जरूरी है। सिस्टम के बिना आप ही बाधा बन जाते हैं। अगर सब कुछ आपकी सीधी भागीदारी पर निर्भर करता है तो आप हजारों लोगों को सेवा नहीं दे सकते। स्वचालन, प्रतिनिधिमंडल और प्रौद्योगिकी आवश्यक उपकरण बन जाते हैं। ये आपके मूल्य को एक ऐसी संरचना में बदल देते हैं जो आपसे स्वतंत्र रूप से काम करती है। आप संचालक से वास्तुकार बन जाते हैं। आप मशीन को डिजाइन करते हैं, न कि खुद मशीन बन जाते हैं। बड़े पैमाने पर काम करने के लिए साहस की भी आवश्यकता होती है। छोटा सोचना सुरक्षित लगता है क्योंकि यह परिचित होता है। बड़ा सोचना असहज होता है क्योंकि यह आपको जोखिम, चुनौती और संभावनाओं से रूबरू कराता है। लेखक श्रोता को आराम से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह अध्याय एक सशक्त संदेश के साथ समाप्त होता है। विस्तार कोई विलासिता नहीं है, बल्कि तेज रफ्तार वाली जीवन शैली के लिए एक आवश्यकता है। विस्तार के बिना धन का प्रवाह सीमित रहता है। विस्तार के साथ धन की वृद्धि घातीय हो जाती है। आपके प्रभाव का आकार ही आपकी स्वतंत्रता का आकार निर्धारित करता है। अध्याय 9, धन की वास्तविक भूमिका। लेखक बताते हैं कि पैसा जीवन के सबसे गलत समझे जाने वाले तत्वों में से एक है। लोग इसके पीछे भागते हैं, इससे डरते हैं, इसकी पूजा करते हैं और इसके लिए संघर्ष करते हैं। फिर भी कुछ ही लोग इसके वास्तविक उद्देश्य को समझते हैं। लेखक स्पष्ट करते हैं कि पैसा मंजिल नहीं है, यह तो उसे बढ़ाने वाला तत्व है। यह विकल्पों, अवसरों, स्वतंत्रता और आपके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। पैसा आपको नहीं बदलता, यह केवल आपके भीतर पहले से मौजूद गुणों को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। पैसा एक ऐसा साधन है जो वह सब कुछ खरीदता है जो समय से वापस नहीं मिल सकता। यह स्वायत्तता खरीदता है, यह पुनर्जीवन खरीदता है, यह उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति देता है जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। पैसे के बिना लोग जीवित रहने के लिए घंटों, ऊर्जा, स्वास्थ्य और जुनून का त्याग कर देते हैं। पैसे के साथ वे इन संसाधनों को सृजन, अन्वेषण और अर्थपूर्ण जीवन के लिए पुनः प्राप्त कर लेते हैं। लेखक के लिए पैसा लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य स्वतंत्रता है, और पैसा वह राजमार्ग है जो आपको उस स्वतंत्रता तक शीघ्रता से पहुंचाता है। लेखक चेतावनी देते हैं कि पैसे को गलत समझना दो चरम सीमाओं की ओर ले जाता है। कुछ लोग इसके गुलाम बन जाते हैं और अपनी पूरी पहचान कमाई और संपत्ति से मापते हैं। वहीं दूसरे लोग इसे नकार देते हैं, यह मानते हुए कि पैसे की लालसा नैतिक रूप से गलत है। ये दोनों ही चरम सीमाएं सच्चाई से भटक जाती हैं। पैसा तभी महत्व रखता है जब उसे उसके सही संदर्भ में देखा जाए। यह एक सेवक है, स्वामी नहीं। यह एक संसाधन है, उद्देश्य नहीं।
फिर लेखक एक और गहरी अंतर्दृष्टि प्रकट करते हैं। पैसा मूल्य की ओर आकर्षित होता है। यदि आप मूल्य सृजित करते हैं तो आप पैसा कमाते हैं। यदि आप मूल्य बढ़ाते हैं तो पैसा भी बढ़ता है। यदि आपका मूल्य अनेक लोगों को प्रभावित करता है तो आपकी संपत्ति उसी अनुपात में बढ़ती है। पैसा एक प्रतिबिंब है, कारण नहीं। मूल्य प्रदान किए बिना पैसा कमाना किसी भी तरह से स्थायी रूप से असंभव है। लेकिन जब आप स्वयं को जरूरतों को पूरा करने, बोझ कम करने या जीवन को बेहतर बनाने के लिए समर्पित करते हैं तो पैसा आपके योगदान का एक अपरिहार्य उपउत्पाद बन जाता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि धनवान होना और धनी होना एक ही बात नहीं है। धन में समय की स्वतंत्रता, स्वास्थ्य, अच्छे रिश्ते, उद्देश्य और जीवन को अपनी दिशा देने की क्षमता शामिल होती है। धन इन चीजों को सुरक्षित रखने में सहायक होता है, लेकिन यह इनका स्रोत नहीं है। असली स्रोत है अपने समय पर नियंत्रण। लाखों रुपए रखने वाला लेकिन खाली समय न होने वाला व्यक्ति धनवान नहीं है, वह विलासिता में फंसा हुआ है। लेकिन मध्यम धनवान और अपने दिनों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र है। अध्याय का समापन मुख्य संदेश की पुनरावृत्ति के साथ होता है। पैसा आपके मनचाहे जीवन को आकार देने का एक साधन है। यह सुख की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन यह ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है जहां सुख संभव हो सके। पैसा अपने आप में तटस्थ है। आप इसे जो अर्थ देते हैं वही इसकी शक्ति निर्धारित करता है। इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें और यह आपकी स्वतंत्रता का आधार बन जाएगा। अध्याय 10 उद्यमी मानसिकता। लेखक बताते हैं कि फास्ट लेन सिर्फ रणनीति से नहीं बनती, यह उस मानसिकता से बनती है जो दूसरों की नजरों में बाधाएं देखती है, वहीं अवसर भी देखती है। एक उद्यमी अनुमति, स्वीकृति या सही समय का इंतजार नहीं करता, वह समस्याओं को देखता है, उनके पीछे छिपी निराशा को महसूस करता है और समाधान निकालता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि अनिश्चितता यात्रा का हिस्सा है। आप आगे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं, बल्कि इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि आप हिचकिचाहट के बजाय प्रगति को चुनते हैं। उद्यमी मानसिकता जिम्मेदारी, लचीलेपन और जो आप अभी तक नहीं जानते उसे सीखने की इच्छा पर आधारित होती है। आप चलते चलते अपना रास्ता खुद बनाते हैं। अध्याय 11 निष्पादन और प्रक्रिया। कल्पना कीजिए कि आप एक चौड़ी नदी पर पुल बना रहे हैं। शुरुआत में यह परियोजना असंभव सी लगती है, दूरी बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप एक एक पत्थर रखते जाते हैं असंभव भी संभव लगने लगता है। लेखक समझाते हैं कि धन का निर्माण भी इसी तरह होता है, एक बड़े काम से नहीं बल्कि निरंतर क्रियान्वयन से। प्रक्रिया के बिना विचार व्यर्थ हैं, क्रियान्वयन ही कल्पना को परिणामों में बदलता है। लेखक श्रोता से आग्रह करते हैं कि वे तात्कालिक प्रयासों के बजाय प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करें। एक प्रणाली पूर्वानुमानित होती है, एक प्रणाली को दोहराया जा सकता है, एक प्रणाली परिणाम देती है, चाहे आप प्रेरित हो या न हो। जब आपकी प्रक्रिया आपके भय से अधिक मजबूत हो जाती है तो गति आपको आगे ले जाती है। अध्याय 12 निर्माता बनना। लेखक बताते हैं कि दुनिया दो समूहों में बंटी है, उपभोक्ता और उत्पादक। उपभोक्ता खरीदते हैं, स्क्रॉल करते